नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के ई व्याख्यान में आपका स्वागत करते हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ राजपूतों की उत्पत्ति। बीए भाग द्वितीय के द्वितीय पेपर राजस्थान के इतिहास के सिलेबस का यह एक विषय है, इसलिए बीए भाग द्वितीय के इतिहास के छात्रों के लिए तो यह व्याख्यान उपयोगी है ही। एमए फाइनल के मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी यह व्याख्यान उपयोगी है, क्योंकि उन्हें 12वीं शताब्दी से मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करना है। और ये जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का पीरियड हम कवर करते हैं, तो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले एमए के विद्यार्थियों के लिए अपने सिलेबस की पृष्ठभूमि समझने के लिए यह व्याख्यान उपयोगी है, क्योंकि इन्हीं राजपूत शासकों की पराजय के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी और मध्यकालीन भारत का आगाज हुआ था। आप जानते हैं कि राजस्थान के चौहान राजवंश के, जो कि एक राजपूत शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की निर्णायक पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना की गई थी। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय राजपूत युग कहलाता है। इस समय भारत में जो राजनीतिक शक्तियां राज्य कर रही थी, उनका आविर्भाव अचानक से दिखाई देता है। अनेक शक्तियों का आविर्भाव दिखाई देता है जो पूरे भारत में बिखरी हुई थी, जिनके अधीन छोटे राज्य थे, जो पुरानी केंद्रीय शक्तियों की बजाय क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों की हैसियत रखती थी। आप देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से पहले हर्षवर्धन का काल था, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और हर्षवर्धन भारत का अंतिम ऐसा शासक माना जाता है जिसके अधीन संपूर्ण उत्तरी भारत था। इससे पूर्व गुप्तों के समय में भारत राजनीतिक रूप से एकीकृत माना जाता है। उससे पूर्व मौर्यों के समय में भी चक्रवर्ती सम्राट के विवरण हम प्राप्त करते हैं। तो 7वीं शताब्दी में ये बिखरी हुई राजनीतिक शक्तियां आविर्भूत दिखाई देती हैं। इन शक्तियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा और इनको परास्त करने के पश्चात भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। जब इन शक्तियों को तुर्की सुल्तानों के द्वारा परास्त कर दिया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि इनको, क्योंकि ये अपना राजनीतिक शक्ति होने का दर्जा समाप्त कर चुके थे, तो उनके द्वारा, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा इनको राजपूत की संज्ञा दी गई। तो ये कहा जा सकता है कि राजपूत शब्द का आविर्भाव 10वीं शताब्दी के बाद में हुआ, मुसलमानों के आने के बाद में हुआ। राजपूत शब्द जो है वह राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। राजपुत्र का शाब्दिक अर्थ है राजा का पुत्र। राजा के अनेक पुत्रों में से एक व्यक्ति राजा बनता है, दूसरे पुत्रों को जागीरें दी जाती है। यानी राजा का पुत्र शासक या जागीरदार दोनों में से किसी हैसियत में हो सकता है। लेकिन अगर कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद राजपुत्रों की संख्या इतनी अधिक हो जाए कि प्रत्येक राजपुत्र को जागीर देना भी संभव ना हो, तो राजा के पुत्रों में से अनेक लोग सामान्य जनता की श्रेणी में आने लगते हैं। इस तरह राजपुत्र एक व्यक्ति का बोधक ना होकर व्यक्तियों के एक समूह का बोध कराने लगता है। आप जानते हैं कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के समय में भारत में सामाजिक विभाजन की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वह अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि वर्णों में इतने वर्ण संकर हुए कि उनको वर्णों के दायरे में
रखना संभव नहीं रहा और जातियों को ही गिना जाने लगा। तो प्राचीन समय में जो जो वर्ण राज्य करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, और अब जो जाति राज्य कर रही है उसे राजपूत कहा जा रहा है। तो इस तरीके से पुराने क्षत्रिय वर्ण और नई राजपूत जाति में कार्य का साम्य स्थापित होता है। और यहाँ से ये तर्क या ये निष्कर्ष भी निकलता है कि भारत के जो राजपुत्र थे, भारत के जो राजपूत थे, जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन करते हुए पाए जाते हैं, वो प्राचीन भारत के क्षत्रियों की ही संतान थे। ये राजपूत शब्द के अर्थ में परिवर्तन कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से भी होता है, जहां पर वो एक व्यक्ति का संकेत न करके एक व्यक्ति समूह का संकेत करने लगते हैं, और इस तरीके से आविर्भूत होते होते राजपूतों की अनेक जातियां इस समय अस्तित्व में आती हैं। इन राजपूत कुलों को बाकायदा इस समय के ऐतिहासिक स्रोतों में गिना गया है। हेमचंद्र के कुमारपाल चरित्र, वर्ण रत्नाकर और कल्हण की राज तरंगिणी में 36 राजपूत कुलों को गिना गया है। गौर करने की बात यह है कि एक ग्रंथ में पाए जाने वाले 36 राजपूत कुलों की सूची दूसरे ग्रंथ में पाए जाने वाले 36 राजपूत कुलों की सूची से भिन्न है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि किसी कुल को राजपूत कुल में गिना जाना अथवा ना गिना जाना ग्रंथकार के अपने विवेक पर निर्भर करता है। यह भी इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई एक कुल किसी एक सूची में शामिल नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह राजपूतों में गिना नहीं जाएगा, वह उस सूची में शामिल ना होने के बावजूद भी राजपूत कुल में गिना जा सकता है। तो मोटे तौर पर 36 के आसपास हम राजपूत कुलों का आविर्भाव इस समय भारत में मानते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले चक्रवर्ती सम्राटों की संकल्पना की बजाय इस समय राजनीतिक रूप से विखंडित भारत में राजपूत युग का आविर्भाव होता है राजनीतिक शक्तियों के रूप में। और आप देखते हैं कि इस समय हमने 36 राजपूत युग कुलों को काउंट किया है, और ये राजपूत कुल एक्चुअली 36 से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रस्तुत नक्शे में, जो कि 12वीं शताब्दी का नक्शा है, जबकि मुस्लिम आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए और उसके बाद भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना हुई, उस समय भारत में राज्य करने वाले कुछ राजपूत राजवंश आपको नक्शे में दिखाई दे रहे हैं। चालुक्य राजवंश आप दक्षिण में देख सकते हैं, चालुक्य राजवंश कर्नाटक को केंद्र करके, चेदी राजवंश मध्य भारत में, कलचुरी इनकी राजधानी थी, पाल राजवंश बंगाल में होता था, नदिया इनकी राजधानी थी, चंदेल राजवंश मध्य भारत में होता था, खजुराहो इनकी राजधानी थी, कालेंजर महोबा इनके दूसरे बड़े नगर थे, परमारों की राजधानी धारा नगरी थी, उज्जैन भी इनकी राजधानी रही थी। सोलंकी दक्षिण के चालुक्यों की ही शाखा थे, गुजरात में राज्य कर रहे थे। चौहान राजस्थान में राज्य कर रहे थे। कन्नौज में गहड़वाल राज्य कर रहे थे। चौहानों से पहले राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार राज्य कर रहे थे। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में एक 200 वर्षों का त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, जिसमें 3 राजपूत कुल भारत में, मध्य भारत में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए 200 वर्षों तक संघर्षरत रहे थे। ये 3 बड़े राजपूत राजवंश राजस्थान मालवा का गुर्जर प्रतिहार राजवंश थे, दक्षिण भारत महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राजवंश थे और बंगाल का पाल राजवंश थे। इन 3 बड़े राजवंशों के पतन के पश्चात ये बिखरे हुए राजवंश भारत में नजर आते हैं, जो कि इतने बड़े भी नहीं थे साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से जितने कि ये 3 बड़े राजवंश थे। तो राजनीतिक विखंडन और सामंती जीवन पद्धति वाले ये राजपूत राज्य इस समय 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के भारत की विशेषता है।
क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में राजपूत राजवंश 7वीं शताब्दी में नजर आने लगते हैं और अपने आगे आने वाले समय में ये अपने आप को गौरवमयी शब्दों में व्याख्यायित करने लगते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से इतने राजपूत राजवंश कहाँ से आ गए, और इसी में राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न छुपा हुआ है। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न इतना जटिल है कि इसमें किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। ये जब हम राजपूतों के उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे तो आप इसमें देखेंगे। इसमें मिथकीय अंश अधिक हैं, गौरवमयी आख्यान अधिक हैं, और उन मिथकीय अंशों और गौरवमयी व्याख्यानों में से तार्किक ऐतिहासिक निष्कर्षों का निकालना एक दुरूह कार्य है। लेकिन फिर भी इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हमें इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना है और हम देखेंगे कि इन मिथकीय और गौरवमयी आख्यानों में से भी हम कुछ तार्किक निष्कर्षों को आहरित कर सकते हैं, जो कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमको कुछ सारगर्भित अंतर्दृष्टियां प्रदान करते हैं। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों के उदाहरण से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न कितना जटिल और कितना बहुविध है। चौहान राजस्थान के अजमेर जिनकी राजधानी थी, राजस्थान में केंद्रित चौहान राजवंश था। चौहान राजवंशों की उत्पत्ति कुछ वंशावलियों और ख्यातों में चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंशी बताई गई है। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो ने उनको अग्निकुल से उत्पन्न हुआ बताया। पृथ्वीराज रासो का अनुसरण करके 17वीं शताब्दी में नैणसी ने अपने ख्यात में और 19वीं शताब्दी में सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ वंश भास्कर में चौहानों को अग्निकुल से उत्पन्न बताया। भारत के आधुनिक इतिहासकारों में बड़े इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं। उन्होंने अपने निष्कर्ष समकालीन जिन स्रोतों को उद्धृत उन्होंने किया है, पृथ्वीराज विजय जैनक का, हमीर महाकाव्य नयचंद सूरी का, हमीर रासो सारंगधर का। इन समकालीन ग्रंथों में चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से बताई गई है और आधुनिक इतिहासकारों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंश से बताते हैं। दूसरी कुछ वंशावलियों में इनको चंद्रवंशी बताया गया है। दशरथ शर्मा, जो कि प्राचीन राजस्थान के इतिहास के बड़े इतिहासकार हैं, जिन्होंने अर्ली चौहान डायनास्टीज जैसा एक ऑथेंटिक ग्रंथ लिखा है, वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं और चौहानों के बिजोलिया अभिलेख में भी चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। जेम्स टॉड, जो कि जिन्होंने की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा, चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक कुषाण हूणों से बताते हैं। चौहानों के सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति इंद्र से बताई गई है। आप देख सकते हैं कि किसी एक राजपूत कुल जो कि किसी एक व्यक्ति से उद्भूत होता है, किसी एक कुल अथवा किसी एक व्यक्ति की उत्पत्ति के कितने दृष्टिकोण यहाँ पर बताए गए हैं। ये वो दृष्टिकोण है जो राजपूतों के समकालीन साहित्य में भी मिलते हैं और इन्हीं में से किसी दृष्टिकोण को आधुनिक भारत के इतिहासकारों ने अपने अपने तार्किक दृष्टिकोणों के साथ पेश किया है। इससे ये तो हमें समझ में आता ही है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा कुछ निश्चित तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए, और इसमें से मिथकीय अंश को तार्किक दृष्टिकोणों से, तार्किक व्याख्या से अलग करना पड़ेगा। ये जो सारे उदाहरणों के माध्यम से हमने उत्पत्ति के सिद्धांत गिनाए हैं, इन्हीं में राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हमने चौहानों के माध्यम से जानी है, वो और जिनसे जो मुख्य सिद्धांत निकलते हैं वह है राजपूतों का देसी उत्पत्ति। देसी उत्पत्ति से तात्पर्य यह है कि राजपूत
भारत के वैदिक क्षत्रियों की संतान है। भारत के वैदिक क्षत्रियों में दो बड़े राजवंश माने जाते हैं, एक सूर्यवंशी जो कि श्री राम का वंश था, और दूसरे चंद्रवंशी जो कि श्री कृष्ण का वंश था। आपने देखा कि चौहानों का उदाहरण देखते समय हमने देखा था कि कुछ इतिहासकारों ने उन्हें सूर्यवंशी कहा है और कुछ समकालीन साहित्य में उन्हें चंद्रवंशी बताया गया है। तो चौहानों की उत्पत्ति का एक बड़ा सिद्धांत उनकी देसी उत्पत्ति का है। इसी को वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को डिवाइन ओरिजिन यानी राजपूतों की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि ऋग्वेद में चतुर्वर्णों की व्युत्पत्ति ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से मानी गई है। तो राजपूतों के इस उत्पत्ति के इस सिद्धांत को हम देसी उत्पत्ति का सिद्धांत कहें, या वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत कहें, या उनके सूर्य और चंद्रवंशी होने का सिद्धांत कहें, या उनकी देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहें, सब का तात्पर्य एक ही है। दूसरा सिद्धांत है ओरिजिन फ्रॉम फायर। इसकी भी हम चौहानों के संदर्भ में बात की हमने, अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ब्राह्मण्स, इसकी भी हमने बात की चौहानों के संदर्भ में, ब्राह्मणों से राजपूत जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत। फॉरेन ओरिजिन की भी हमने बात की कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में, विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन, जब विदेशी जातियां भारत में आक्रमण किया और यहाँ पर राज्य स्थापित किए, धीरे धीरे करके ये जातियां भारतीय जातियों में घुल मिल गई और विवाह संबंध स्थापित हुए, और उनके मिलने से जो जाति उत्पन्न हुई वह राजपूत कहलाए। ये है मिक्स्ड ओरिजिन का थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशो इकोनॉमिक ओरिजिन, ये सिद्धांत ये बताता है, सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का सिद्धांत, कि समयांतर में नई जातियों के और नए वंशों के बनने की परंपरा चलती रहती है, और राजपूतों की उत्पत्ति भी उसी लंबे समय से चलने वाली क्रियाविधि का या परंपरा का परिणाम थी। यह बिल्कुल उसी तरीके से थी जिस तरीके से वर्णों से बढ़ते हुए बहुत सारे जातियां बन गई और जातियों में भी वृद्धि होती रही। तो राजपूतों की उत्पत्ति कोई ऊपर से अवतरित हुआ सिद्धांत ना होकर अपनी सामाजिक आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई जातियों की संरचना के समान था। तो ये कुल सिद्धांत हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में हम पढ़ सकते हैं। इनमें से आज के व्याख्यान में हम दो सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। वो है नेटिव ओरिजिन या डिवाइन ओरिजिन या सूर्य और चंद्रवंशी होना, और दूसरा अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत। बाकी के सिद्धांतों को हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। जैसा कि हमने बात की कि ऋग्वेद में चतुर्वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से बताई गई है। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था की देवीय उत्पत्ति की बात की जाती है। मनुस्मृति में भी क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही बताई गई है। ये क्षत्रिय वर्ण की देवीय उत्पत्ति की बात करते हैं, और क्षत्रिय वर्ण का कार्य क्योंकि राज्य करना था, और 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूत भी क्योंकि यही कार्य कर रहे हैं, इस तरीके से राजपूत जाति का तादात्म्य प्राचीन भारत के क्षत्रिय वर्ण से स्थापित होता है। इस तर्क के आधार पर जो राजपूत राजवंश है उनके चारणों के द्वारा जब कभी उनकी ख्यात या वंशावलियां या अन्य दूसरे प्रकार का साहित्य रचा गया या शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया, तब इन प्रशस्तिकारों ने अपने आश्रयदाताओं को सूर्य अथवा चंद्र वंश के साथ एसोसिएट किया। इस तरीके से सूर्य और चंद्र वंश से एसोसिएट होने के कारण राजपूत राजवंश प्राचीन भारत के सूर्य वंश यानी श्री राम के वंश और प्राचीन भारत के चंद्र वंश यानी श्री कृष्ण के वंश के साथ स्थापित हो गए, और इस तरीके से इनकी देसी उत्पत्ति या वैदिक क्षत्रियों की संतान होना प्रमाणित हुआ। जैसे कि
प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के विषय में यह बात खास तौर से जोर देकर कही जाती है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो इनकी वैदिक उत्पत्ति या सूर्य वंश से इनके संबंध को अपने नाम के माध्यम से ही जाहिर करता है। प्रतिहार का तात्पर्य होता है द्वारपाल, और तर्क ये दिया गया है कि जिस प्रकार रावण के खिलाफ युद्ध में लक्ष्मण ने द्वारपाल के रूप में अपने भाई राम की रक्षा की थी, उसी प्रकार भारत में जब विदेशियों के आक्रमण हुए तब गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल के रूप में विदेशी आक्रमणों से भारत की भूमि की रक्षा की। इसलिए भारतीय भूमि की रक्षा करने के कारण, हिंदू धर्म की रक्षा करने के कारण प्रतिहारों का संबंध लक्ष्मण से स्थापित हुआ, और लक्ष्मण क्योंकि सूर्यवंशी रामचंद्र के भाई थे, इसलिए प्रतिहार राजवंश सूर्यवंशी राजवंश हुआ। इस तरीके के तर्कों के माध्यम से राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का तर्क भी गौरतलब है। वो ये कहते हैं कि राजपूतों की जिस तरीके की शारीरिक संरचना है, उसी प्रकार की शारीरिक संरचना प्राचीन भारत के वैदिक क्षत्रियों की थी। वो अपने कदकाठी, वर्ण, शारीरिक बनावट, चेहरे की बनावट की दृष्टि से वैदिक क्षत्रियों से मिलते हैं। इसके अलावा उनकी जातिगत विशेषताएं भी ऐसी हैं जो प्राचीन क्षत्रियों से मिलती हैं, जैसे कि वो घोड़े और शस्त्रों की पूजा करते थे, जैसे कि वो यज्ञ और बलि करते थे। तो स्वाभाविक रूप से राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान हुए। इस तरह अनेक तर्कों के माध्यम से राजपूतों को देसी उत्पत्ति का सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। यह है सिद्धांत के पक्ष में आने वाले तर्क। अब इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करके हम ये देखना चाहते हैं कि इस सिद्धांत में कितनी सच्चाई है और कितनी बातों को हम निकाल सकते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि अपने कार्य की दृष्टि से राजपूत जो है वो प्राचीन भारत के वैदिक क्षत्रियों से उनका तादात्म्य स्थापित होता है, और क्योंकि क्षत्रिय भी भारत की भूमि पर राज कर रहे थे और राजपूत भी भारत की भूमि पर राज कर रहे थे, तो यह स्वाभाविक रूप से लगता है कि उनमें से कुछ राजपूत राजवंशों का संबंध पुराने क्षत्रियों से रहा हो। आलोचना की बात यह है कि हमने ये देखा है कि जब कभी साहित्य में और शिलालेखों में राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घोषित करने की कोशिश की जाती है, वह शिलालेख और वह साहित्य उस समय के हैं जबकि राजपूत राजवंश को स्थापित हुए हुए कम से कम 100-150 सालों का समय बीत चुका है, और इस समय तक कोई राजपूत राजवंश पर्याप्त राजनीतिक शक्ति, क्षेत्रीय विस्तार और एक सामाजिक दर्जा प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए उसे अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जैसे गौरवमयी दर्जा प्रदान करने में हिचक नहीं होती है। आप यह जानते हैं कि सूर्य अथवा चंद्र से किसी व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भले ही प्राचीन क्षत्रियों की बात की जाए या मध्यकाल के राजपूतों की बात की जाए, लेकिन सूर्य और चंद्रवंशी होने के मिथक का तार्किक निष्कर्ष यह हो सकता है कि ये राजपूत अपने आप को प्राचीन क्षत्रियों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और क्योंकि प्राचीन क्षत्रियों को सूर्य और चंद्रवंशी नाम से अभिहित किया जाता है, इसलिए ये राजपूत राजवंश भी अपने आप को सूर्य और चंद्रवंशी घोषित करते हैं। इस तरीके से ये मिथक वाला अंश अगर निकाल दिया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से अवश्य मानी जा सकती है। दूसरा सिद्धांत जो हम पढ़ने वाले हैं वह अग्निकुल से उत्पत्ति का सिद्धांत है। चौहानों के संदर्भ में इस सिद्धांत की बात हमने की थी। अग्निकुल का सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में सर्वप्रथम मिलता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र और दरबारी कवि थे, जिन्होंने रासो साहित्य का पहला बड़ा उदाहरण चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई उल्लेख करते हैं कि आबू पर्वत पर विश्वामित्र, गौतम आदि ऋषि एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और राक्षस, पिशाच आदि
अशुद्ध सामग्री फेंक कर उस यज्ञ की कार्यवाही को संपन्न नहीं होने दे रहे थे। विश्वामित्र, गौतम आदि ऋषियों ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की और वशिष्ठ ऋषि ने उन राक्षसों का विनाश करने के लिए क्रमशः प्रतिहार, परमार और सोलंकी नामक व्यक्तियों को, योद्धाओं को उत्पन्न किया। ये योद्धा उन राक्षसों का, पिशाचों का विनाश करने में समर्थ नहीं हुए। तब वशिष्ठ ऋषि ने 4 भुजाओं वाला, रक्त वर्ण वाला एक योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम चौहान था, और उसने उस उन राक्षसों का विनाश करने में सफलता प्राप्त की। इस तरीके से अग्निकुल उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रारंभिक आख्यान तैयार होता है। इस आख्यान को पृथ्वीराज रासों से लेकर दूसरे कुछ साहित्य में भी उद्धृत किया गया है। पद्मगुप्त परिमल के नव साहसांक चरित में, सारंगधर के हम्मीर रासों में और सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और चौहानों के, बेदला चौहानों के सिसाणा अभिलेख में भी इस सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुल से बताई गई है। इस मिथक यानी अग्निकुल से किसी योद्धा या किसी राजपूत कुल का उत्पन्न होना, इस मिथक का इस्तेमाल आधुनिक युग के इतिहासकारों ने अपने अपने पक्ष का पोषण करने के लिए किया है। जो इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से मानते हैं, वह ये कहते हैं क्योंकि भारत में ये परंपरा रही है कि अग्नि से शुद्ध करने के बाद किसी व्यक्ति को भारतीय समाज व्यवस्था में शामिल किया गया, तो राजपूत क्योंकि अग्नि से उत्पन्न हुए माने जा रहे हैं इस मिथक के अनुसार, तो राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई जिनको अग्नि से पवित्र करने के बाद भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। जो विद्वान देसी उत्पत्ति के समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि अग्नि से उत्पन्न होना अग्नि से उत्पन्न होना शुद्धतम दर्जे का संकेत करता है। और ये 4 राजपूत राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, 4 राजवंश ही ऐसे राजवंश हैं जिनको भारतीय परंपरा में विशुद्ध क्षत्रिय माना जाता है। और अग्नि से उत्पन्न होने का तात्पर्य भी यही है कि अग्नि से उत्पन्न हुई वस्तु शुद्धतम हो सकती है। इस तरह दोनों तरह के विद्वानों ने, दोनों तरह के इतिहासकारों ने अपने अपने पक्ष का पोषण करने के लिए इस मिथक का उपयोग किया है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये मिथक वास्तव में रचा गया था, और अगर नहीं रचा गया था तो ये कहाँ से अस्तित्व में आया। बीकानेर की अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में पृथ्वीराज रासो की 3 प्रतियां मिली हैं जो कि उसकी मूल प्रतियां मानी जाती हैं। राजस्थान के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उन तीनों प्रतियों का मूल्यांकन किया और उनमें उन्होंने इस मिथक को उपस्थित नहीं पाया। इसलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य का ये मानना है कि ये मूल पृथ्वीराज रासों में नहीं था और बाद में 16वीं शताब्दी में इसको पृथ्वीराज रासों की रचना में डाल दिया गया। इस तरीके से अग्निकुल की उत्पत्ति का सिद्धांत बेसिकली खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि न केवल चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में बल्कि दूसरे समकालीन साहित्य में भी नव साहसांक चरित, जिसकी रचना पद्मगुप्त परिमल ने की, यह भी 12वीं-13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अगर 16वीं शताब्दी में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल उत्पत्ति का सिद्धांत डाला जाता, तो 12वीं-13वीं शताब्दी के ग्रंथ में उसकी उपस्थिति होना संभव नहीं होता। इसलिए अग्निकुल उत्पत्ति के सिद्धांत को मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो और उसके रचनाकार चंद्रबरदाई से जोड़ा जाता है। और हमने ये देखा कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति को सिद्ध करने की कोशिश करने वाले इतिहासकार इस सिद्धांत का उपयोग अपने पक्ष के लिए करते हैं, और देशी उत्पत्ति सिद्ध करने वाले इतिहासकार अपने पक्ष का पोषण करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। पूरे मिथक और
इतिहासकारों के बायस के को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी हम ये देखते हैं कि ये राजपूत राजवंश ही ऐसे राजवंश थे जिन्होंने पहले अरबों से, बाद में गजनवी तुर्कों से और बाद में गौर तुर्कों से लोहा लिया था और यथासंभव इन विदेशियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से भारत की हिंदू धर्म की रक्षा करने की कोशिश की थी। तो जो कार्य क्षत्रिय वर्ण को एसोसिएट किया जाता है, समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, वही कार्य मध्यकाल के राजपूत राजवंशों ने भी किया और इसलिए वो अपना क्षत्रिय होना स्वतः सिद्ध करते हैं। यह एक तार्किक निष्कर्ष है जो अग्निकुल के मिथक से निकाला जा सकता है। इस तरह हमने दो सिद्धांत पढ़े, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और अग्निकुल उत्पत्ति का सिद्धांत। मूल रूप में दोनों ही राजपूतों की देशी उत्पत्ति के सिद्धांत का पक्ष पोषण करते हैं। आगे आने वाले सिद्धांतों की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।